अगला कोण कौन था? शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान दो, कल हम लोग पढ़ लिए थे सम कोण। वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे सम कोण कहा जाता है। वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है अर्थात 90 डिग्री के कोण को ही सम कोण कहा जाता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है उस कोण को सम कोण कहा जाता है। केवल 90 डिग्री, बाकी उसमें कुछ नहीं है। अब जो कोण 90 डिग्री का होगा उसे सम कोण कहा जाएगा, राइट एंगल कहा जाएगा। न्यून कोण, न्यून मतलब कम होता है, न्यून का मतलब कम होता है। तो शुरुआत 90 डिग्री से किए हैं, तो वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो उसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको कहा जाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। जो कोण 90 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे? तीसरा है अधिक कोण, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक हो और 180 डिग्री से कम। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहा जाता है। अब इसके बाद है हमारा पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। पुनर्युक्त रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहा जाता है? पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद था पांचवा पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। पूर्ण यानी 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। जब कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो जाए, 360 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस कोण को कहा जाता है पूर्ण। इसके बाद आगे पढ़े थे लंब पूरक। लंब पूरक कोण, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। प्रत्येक कोण एक दूसरे के लिए लंबपूरक कोण कहलाते हैं। प्रत्येक जो कोण होते हैं, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, तो प्रत्येक एक दूसरे के लिए लंबपूरक कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री जोड़ेंगे तब 90 आएगा। अगर हम 30 डिग्री में 60 डिग्री कोण को जोड़ दे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए 60 डिग्री लंबपूरक कोण कहलाएगा और 60 डिग्री के लिए 30 डिग्री। यानी परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि 60 डिग्री का लंबपूरक कोण कितना होगा, 90 में से 60 घटा दो 30 डिग्री आ जाएगा। पूछ देगा 20 डिग्री का लंबपूरक कोण कितना होगा, 90 में से 20 घटा दो 70 डिग्री। तो प्रत्येक एक दूसरे के लंबपूरक कोण कहलाते हैं। इस तरह से कि 30 डिग्री का लंबपूरक 60 होगा, 60 डिग्री का लंबपूरक कोण 30 होगा। इसके बाद हम लिखवाए थे अधिक कोण, ना समपूरक, समपूरक या रिजुपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो 60 डिग्री के लिए समपूरक कोण होगा 120 डिग्री, क्योंकि 60 में 120 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री के लिए समपूरक कोण। 60 के लिए समपूरक कोण कहलाएगा 120 डिग्री। 60 का समपूरक कोण होगा 120 डिग्री। 60 समपूरक कोण नहीं होगा,
60 के लिए कहलाएगा 120 डिग्री संपूरक कोण, 120 डिग्री के लिए कहलाएगा संपूरक कोण कितना? 60। इस तरह से यहाँ तक हो गया था ना। अब शीर्षाभिमुख कोण समझना है, वर्टेक्स अपोजिट। तो ध्यान दो, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती हैं? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, चाहे एक दूसरे से मिलती हैं, तो वहां पर 4 कोण बनते हैं। दो कोणों का क्या बनता है? एक युग्म बनता है। तो प्रत्येक जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख, यानी शीर्ष का जो मुख होगा एक दूसरे के क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है। कोण जो बनेगा शीर्षाभिमुख, शीर्ष वही रहेगा लेकिन उनका मुख क्या रहेगा? एक दूसरे के विपरीत हो रहेगा, उसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख। शीर्ष वही रहेगा, शीर्ष बिंदु हर कोण में वह निष्ठ होगा, लेकिन उनका जो कोण का जो मुख होगा एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। इस तरह के कोण को क्या कहा जाता है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण तो कहलाते ही हैं लेकिन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो सरल रेखाएं, देखो ये एक सरल रेखा हो गया, इसको हम नाम दे दिए। ये एक सरल रेखा हो गया, इसका नाम दे दिए। ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे को देखो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। ये दोनों कैसी रेखाएं कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये दोनों कैसी रेखाएं कहलाएंगी? पढ़ा है ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। ठीक है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उन्हें क्या कहता है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से ही क्या बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे? तो ध्यान दो, देखो यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण। देखो तो एक का मुंह इधर है, एक का मुंह, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन शीर्ष बिंदु देख लो वह निष्ठ है। इस एंगल के लिए भी शीर्ष बिंदु O होगा और इस एंगल के लिए भी शीर्ष बिंदु। अगर हम इस तरह रेखा का नाम लिख दें A B, अगर हम इसका नाम लिख दें यहाँ C, तो बतलाओ ये वाला कोण कैसा कोण कहलाएगा? आमने सामने है, वर्टेक्स अपोजिट नहीं है। देख लो, एक इधर है, एक का। ठीक है। तो ये जो दोनों कोण हुए कैसे कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसका देखो शीर्षाभिमुख कोण ये वाला होगा। ये दोनों आमने सामने हैं, अगर इसका मान 90 डिग्री होगा तो इसका भी मान, अगर ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी। आमने सामने के कोण आपस में, बताओ तो इस कोण का क्या नाम होगा? कोण AOC। इस कोण का नाम कोण B। ये दोनों कैसे कोण हैं? बराबर भी है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण भी हैं, दोनों। इस कोण का क्या नाम होगा? COB बराबर। ये भी कैसा कोण कहलाएगा? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख। ठीक है, समझ में आ गया? शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो आमने सामने जब कोण बनेगा वह कोण क्या होगा? हाँ, कहाँ लाइन है? ध्यान दो, देखो जी, जब दो सरल रेखाएं, आज पंखा चालू नहीं होगा या तो टाइम बदलेगा, तुम लोग का 10 से 12 होगा ताकि ट्यूशन ना बाहर ना पड़े।
नहीं तो पंखा चालू नहीं होगा। ठीक है, तारा का तो ठीक है रही पढ़े वाला लेकिन के दिक्कत हुई अब का जगह नहीं के पढ़े को करे ठीक है बा बाहर के पढ़ता है के सुबह ना आके सब बैठ रही है ट्यूशन बाहरेंगे। हाँ ध्यान दो। चलो देखो, ए बी भी सरल रेखा है, सी डी भी सरल रेखा है। सी डी भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा किसे कहते हैं ये भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ए बी भी एक सरल रेखा है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो आमने सामने के कोण जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। आज शीर्षाभिमुख कोण आपस में ठीक है। अब देखो कह देगा कि ये वाला कोण 80 डिग्री है, कह देगा बाकी तीनों कोण, कह देगा ये वाला 80 डिग्री है बाकी तीनों कोण। देखो कैसे निकलेगा, ये जब 80 है तो ये भी, चलो दो को तो हो गया। अब ध्यान दो, अब करना क्या है कि जब ये वाला कोण तुम्हारा 80 डिग्री हो गया तो थोड़े समय के लिए देखो ये वाला कोण 80 डिग्री है, हम इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो यह एक सरल रेखा है, इस पर एक किरण, तो दोनों कोणों का जोगफल क्या होगा 100। अभी पढ़ाएंगे रैखिक युग्म ना, उससे ये वाला कोण निकल जाएगा 100 डिग्री, और जब ये 100 होगा तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देगा। इसको उतार लो, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। लड़का में सब बाहर लिया है जी। तुमसे क्या कहते प्रिंस कि बारी बारी से सबसे बारवाना ना। अगर जो आए ईमानदारी से अपने से बाहर दे तो कहां से होगा। साल भर में 2 बार पारी आएगा, अगर सभी लोग ईमानदारी से बाहर है तो। कोई लड़की आई नहीं बाहरी है तो दोनों बाहर देगी, हो गया। फिर किसी दिन आएगी दूसरी लड़की बाहर दे, कोई लड़का आ जाएगा बाहर देगा ईमानदारी से, हम नहीं बाहर हैं बाहर दे। तो सबको लगता है कि मेकअप खराब होगा तो करो खराब। हाँ पसीना में बढ़िया ना हो जाएगा मेकअप, करो। बहाने में लग रहा है सब लड़के घर के। हम आके पानी छिड़क देते हैं वो बहारने में बाहर। चलो इसके बाद कौन सा कोण है, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मतलब पेयर जोड़ा होता है ना, रैखिक का मतलब लीनियर, सरल रेखा। रैखिक को ही सरल रेखा कहा जाता है, बस रैखिक का मतलब सरल रेखीय। रैखिक जहां शब्द देखना वहां समझ देना, जैसे रेखीय वेग, रेखीय वेग पढ़े हैं। अच्छा रेखीय गति ना फिजिक्स कोई पढ़ा है, उसमें रेखीय गति नहीं है, करे नहीं है। ठीक है, उसमें परिभाषा वही होगा कि अगर कोई पिंड किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो, तो सरल रेखीय का मतलब सरल रेखा ही होता है ना। तो रैखिक युग्म यानी किसी सरल रेखा पर अगर कोई किरण स्थित हो, कोई अगर एक सरल रेखा है, अगर कोई, हाँ रैखिक जहां होगा सरल रेखा से ही मतलब होता है। तो अगर किसी सरल रेखा पर कोई किरण स्थित हो, ठीक है, अगर किसी सरल रेखा पर कोई किरण स्थित हो, अगर किसी सरल रेखा पर कोई किरण स्थित हो, तो वहां पर दो कोण बनते हैं, एक अधिक कोण होता है, एक न्यून कोण होता है। या फिर
या फिर अगर वह किरण लंब होगा तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का यानी समकोण होगा। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर कोई सरल रेखा है उस पर कोई किरण स्थित है तो वहां दो कोणों का एक युग्म बनता है, जोड़ा बनता है। उन दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस तरह के कोण को कहा जाता है रैखिक। देखो ये एक सरल रेखा हो गया पी, इस पर एक किरण स्थित है, मान लेते हैं ओ आर। तो देखो एक कोण इधर बना, एक कोण, इन दोनों कोणों का जोगफल अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो समझ लेना कि यह क्या है, एक रैखिक युग्म है। और रैखिक युग्म होगा तो दो कोणों का योगफल हमेशा कितना डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो यह तो एक सरल रेखा है, अगर इस कोण को दोनों को जोड़ दें तो मान कितना आएगा, 180, क्योंकि ये तो सरल रेखा है। तो अगर किसी सरल रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो इस प्रकार बने दो कोणों को रैखिक युग्म का कोण कहा जाता है। इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के। यही रैखिक युग्म ना, इसका बड़ा उपयोग है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। यह एक किरण है, ठीक है, यह एक सरल रेखा है, एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, ठीक है। इस कोण का नाम होगा कोण आर ओ क्यू, प्लस इस कोण का नाम होगा पी ओ चाहे आर ओ। इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, यह तभी होगा जब पी क्यू ए क्या होगा, यह सरल रेखा नहीं होगा। अगर सरल रेखा नहीं होगा तो समझ लो कि कोण 180 डिग्री। अगर दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, चाहे पी क्यू एक सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म में हमेशा हमेशा रैखिक युग्म होगा तो हमेशा दो कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म का परिभाषा यही होता है कि अगर किसी सरल, पहले ही कह देता है कि अगर किसी सरल रेखा पर, ये तो पहले ही बता दिया कि पी क्यू एक सरल रेखा है, कोई किरण स्थित हो, तो देखो ओ आर एक किरण स्थित है, किरण स्थित हो, रेखाखंड स्थित हो। अब किरण के लिए हो गया तो रेखाखंड के लिए भी यही होगा ना, और दूसरा नहीं होगा। पी क्यू एक सरल रेखा है जिस पर ओ आर किरण स्थित है, तो इन दोनों कोणों का जोगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों को ही कहा जाता है रैखिक युग्म का कोण। इन दोनों कोणों को कहा जाता है रैखिक युग्म का कोण। ये दोनों कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं। उतार लो, ये रैखिक युग्म क्या हो गया। अगला कोण संलग्न या आसन्न ना, संलग्न
कोण। चलो ध्यान दो, संलग्न कोण। संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ, संलग्न एक साथ जुड़ा हुआ, यानी अलग अलग नहीं। संलग्न का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी को किसी के साथ जोड़ना, वही कहलाता है संलग्न। तो संलग्न कोण का परिभाषा है कि ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों में शामिल हो। शीर्ष बिंदु भी और एक भुजा जब दोनों में उभयनिष्ठ होगा तो इस तरह के कोण को क्या कहा जाता है, संलग्न कोण। ध्यान दो, जैसे ए बी सी, देखो इन दोनों कोणों पर थोड़ा सा विचार करना। इन दोनों कोणों को ध्यान से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। बताओ अगर इस कोण का नाम लेंगे तो होगा सी बी डी। देखना बी आ रहा है, बी आ रहा है। अगर इस कोण का नाम लिखेंगे तो ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है ना, ए बी डी। तो बी आया तो शीर्ष बिंदु तो दोनों में हो गया। पर है सी बी डी तो बी आ रहा है, पर है ए बी डी तो बी आ रहा है, तो बी तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन है, दोनों में वैनिश है, दोनों में शामिल है। अब जरा ध्यान दो, अगर इस कोण पर विचार करो तो अगर बीच वाला ये भुजा नहीं होता तो कोण बनता, इस कोण पर विचार करो तो ये वाला भुजा तो दोनों कोण में आ गया। अगर इधर का कोण ले रहे हैं तो भी ये वाला भुजा आ रहा है, अगर इधर का कोण ले रहे हैं तो भी ये वाला भुजा। तो बताओ शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में वैनिष्ठ है। ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो, शामिल हो, उस तरह के कोण को कहा जाता है संलग्न। उस तरह के कोण को कहा जाता है, तो यानी कि देख लो ये जो बीडी जो भुजा है, बीडी जो भुजा है इस कोण में भी आ रहा है, इस कोण में भी आ रहा है, और बीडी भुजा इधर वाले कोण में भी आ रहा है, तो दोनों में तो कॉमन हो गया। ये बिंदु देखो तो शीर्ष बिंदु, ये बिंदु जो है इस कोण में भी आ रहा है, ये बिंदु यानी क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी और कोण सी बी डी संलग्न कोण है, संलग्न कोण है, ठीक है। क्योंकि इनका शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में, शीर्ष बिंदु और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, इस तरह के कोण को कहा जाएगा संलग्न। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों देखो दोनों कोण साथ में जुड़े
जुड़े हुए, ऐसे कोण को कहा जाता है संलग्न। कर लो। और कोई कोण था? ये कोण होगा। यानी कोण किसे कहते हैं? जब दो किरणों के बीच में कोई झुकाव उत्पन्न होता है। जब दो किरणों के बीच में देखो, यह भी एक किरण है, यह भी एक किरण है, झुकाव है, तो यहाँ तो कोण बन रहा है। तो जब दो किरणों के बीच में कोई झुकाव उत्पन्न होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? या फिर किसी आदि बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। कोण का नाम कैसे लिखा जाता है बता दिया गया कि जिस बिंदु पर कोण बनेगा, जहां से दो किरणें मतलब कि निकलेंगी, वहीं पर झुकाव बनेगा। उसी शीर्ष बिंदु को कोण का नाम लिखते समय बीच में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो बीच वाला ही असली कोण का क्या होता है? नाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहे हैं ए ओ सी, यानी मेन कोण कहाँ बन रहा है? ओ बिंदु पर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ ओ ए और ओ सी समझ लो कि दो किरणें हैं, एक ओ सी किरण हो गया, एक ओ ए किरण हो गया। यहाँ से हम किरण भी बता सकते हैं। ठीक है, देख लो, एक ओ सी एक नहीं, तो कोण के नाम से भुजाओं या किरणों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा गया है कोण बी ओ डी, अगर इस कोण का नाम है कोण बी ओ, इसका मतलब कि कोण ओ ही हुआ, लेकिन कौन कौन किरण मिलके बना रहा है? ओ बी और ओ बी और ओ डी। देख लो, बी ओ डी में ओ बी और तो दो किरणों का, ठीक है, दो किरणों के बीच में जो झुकाव होगा वही क्या कहलाएगा? तो ये दोनों किरणें किस बिंदु पर झुकी हुई है? ओ बिंदु पर, तो वही कोण बनता है। जहाँ झुकाव होगा वही कोण बनेगा। और कोण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, निम्न प्रकार के ना। कितना? 7 के 8 हुआ, 10 हुआ, तो पूरा कोण हो गया। चलो, तो रेखा, बिंदु, कोण, किरण हो गया। और त्रिभुज, चतुर्भुज ना। त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ना है और सर्किल पढ़ना है।
लिखो, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। देखो, तीन रेखाखंड, रेखा नहीं होगा क्योंकि रेखा का तो लंबाई ही निश्चित है, ठीक है। तो रेखा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर रेखा। जितना भी हम लोग रचना पढ़ते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, आयत बनाते हैं, वे सभी रेखाखंड से मिलकर बनते हैं। वे सभी रेखाखंड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका दिया रहता है कि आयत की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, वर्ग का भुजा इतना सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है। तो वह सब रेखाखंड है क्योंकि उसका माप निश्चित है। रेखा का माप अनिश्चित होता है, रेखा को हम माप नहीं सकते। रेखा को नहीं मापा जा सकता है क्योंकि रेखा के दोनों ओर अनंत बिंदु होते हैं, कहीं उसका अंत बिंदु कहाँ जाके खत्म होगा ये रेखा में नहीं होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिभाषा है, ट्रायंगल का परिभाषा है कि तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को, समतल का मतलब कि आपका जो रेखा होगा वक्र नहीं होगा, सरल रेखा की तरह होगा, ठीक है। रेखाखंड का मतलब सरल रेखा का ही टुकड़ा होता है ना। रेखाखंड जो होगा सरल रेखा का ही क्या होता है? टुकड़ा होता है। तो तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को क्या कहा जाता है? जैसे देख लीजिए, यह एक रेखाखंड है, यह भी एक रेखाखंड है, यह भी एक रेखाखंड है। ये त्रिभुज नहीं हुआ, ये तो इंग्लिश स्कूल बन गया ना। एक्समस ऐसे ही ना बनता है, क्रिसमस ठीक है। तो ध्यान दो, ये ट्रायंगल नहीं है, यह ट्रायंगल, ध्यान दो, यह भी तीन रेखाखंड से घिरा हुआ है, लेकिन क्या बंद? बंद है, कहीं क्लोज है, ओपन। समतल तो है लेकिन बंद। ये भी आपका त्रिभुज। त्रिभुज का परिभाषा होने के लिए, त्रिभुज कहलाने के लिए रेखाखंड यानी कि समतल होना चाहिए और तीन ओर से घिरा हुआ और बंद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका त्रिभुज, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, इसमें कितने रेखाखंड दिखाई दे रहे हैं? इसमें तीन रेखाखंड दिखाई दे रहा है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीन रेखाखंडों से घिरे समतल, देखो समतल है, प्लेन है, समतल है ना, तो प्लेन हो गया। तो तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज नहीं है, लेकिन वो त्रिभुज है। इसका हम नाम लिख सकते हैं P Q, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हो गया P Q R, ऐसे लिखा जाता है त्रिभुज P Q, ठीक है।
अगर किसी त्रिभुज का नाम लिखना होता है ऐसे लिखा जाता है त्रिभुज पी क्यू। तीनों शीर्ष बिंदुओं का नाम चाहे तीनों रेखाओं का नाम क्या करो, ठीक है। मुड़ी नीचे करके कुछ बोल क्या बोलूंगा ना, तो कुछ आसपास में हंसा था वैसे तो हंसी था ना, कुछ बताइए सर होने कितनी ज्यादा ध्यान दो जा, ध्यान दो जी। ये हो गया पी क्यू आर, पंखा नहीं चलेगा, कहाँ से चलेगा, हम लोग खराब हो जाएगा जी, ऑर्डर रोटी उड़िया जाएगा पंखा से, ठीक है, पंखा नहीं चलेगा। बाहर में जब भाग है तो कहाँ से देखो जी, पी क्यू आर, इस त्रिभुज का नाम होगा पी क्यू। अगर कोई इसमें पूछ देगा कि कौन कौन रेखाखंड है, तो देखो रेखाखंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, रेखाखंड का नाम, रेखा, इसमें रेखाखंड देखो एक कहलाएगा पी क्यू, पी, एक ये वाला रेखाखंड कहलाएगा, ये वाला ये तीन रेखाखंड हो गए। जब दो शीर्ष बिंदुओं को मिला दिया जाएगा तो एक रेखाखंड बनेगा। क्योंकि ध्यान दो, क्योंकि एक बिंदु से क्वेश्चन पूछता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कैसे, तो देख लो, एक बिंदु से, यानी कहने का मतलब होता है कि हमारा रेखा इस बिंदु से होकर जाना, तो देखो अगर हम ऐसे खींच दिए तो एक रेखा गया, बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन कह देगा दो बिंदुओं से, तो किसी को लगता है कि जब एक से अनंत तो दो से दो अनंत, ना दो से खाली एक, क्या कि यहाँ शर्त है कि दोनों से जाना चाहिए, तो देखो दोनों से होकर जाएगा तो बस और कौन जाएगा, और कोई ऐसा नहीं रेखा खंड खींच सकते हो जो दोनों से होकर जाए। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारा, तो क्वेश्चन पूछता है कि दो बिंदुओं से कितने रेखाएं या कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, तो दो बिंदु से केवल एक, केवल एक, अगर एक होगा तो ठीक उल्टा ना, बहुत सारा, क्योंकि किधर से भी हम क्या कर सकते हैं, तो याद रखना ये सब एक नंबर में काम करेगा कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखाखंड खींचा जाता है, केवल एक, ठीक है। एक बिंदु से देखो, तो इस त्रिभुज में तीन रेखाखंड है पी क्यू क्यू आर। अगर पूछ देगा कितने शीर्ष हैं, कितने शीर्ष हैं वर्टेक्स, ध्यान दो, तो जितना तुमको कोना दिखाई दे रहा है ना चुक चुक, समझो वही तुम्हारा वर्टेक्स है, जहां पर जा करके रेखाखंड या किरणें किसी बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या बन जाता है, तो देखो यहाँ पर इस शीर्ष का नाम क्या हो गया, इस शीर्ष का नाम, इस शीर्ष का नाम, कितने शीर्ष आ गए, कोण देखो एंगल, कोण कितना बन रहा है, जहां भी दो रेखाओं के बीच झुकाव होगा वहां कोण तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ झुकाव है ये कोण बना, यहाँ झुकाव है तो ये कोण बना, यहाँ झुकाव है तो कौन कौन कोण बना, कोण पी बना, कोण क्यू बना, ठीक है। यानी किसी त्रिभुज में तीन रेखाखंड, तीन शीर्ष और तीन, या आपका त्रिभुज हुआ, जल्दी से उतार लीजिए।
भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखो। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज, रेखाखंड को ही भुजा कहा जाता है। कोई भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? यही रेखाखंड जो तुम्हारा हुआ भुजा हुआ। इसी को गणित में बाहु भी कहा जाता है ना, बाहुबल यानी भुजा वाली। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा? बाहु मतलब भुजा, रेखाखंड। ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? यानी भुजा के लंबाई के आधार पर ना, कहने का मतलब भुजा के आधार पर मतलब भुजा के लंबाई के आधार पर। बड़ा भुजा, छोटा भुजा, अभी नहीं कि मोटा भुजा, उसके आधार पर नहीं लंबाई। ठीक है, क्योंकि रेखाखंड में उसके लंबाई का महत्व होता है, उसके मोटाई का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो लिखो पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु या इसको समत्रिबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। समबाहु या समत्रिबाहु, समबाहु या समत्रिबाहु ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है शायद ना जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु या समत्रिबाहु। देखो नाम में ही परिभाषा है, सम बाहु। सम माने बराबर, इक्वल, बाहु माने भुजा। तो भाई 3 गुना भुजा होता है, बराबर भुजा। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज का भुजा बराबर हो, तका एगो अकेले कैसे बराबर होगा? ठीक है, तीनों बराबर, उसी से सम त्रिबाहु। सम माने बराबर, त्रि माने 3, बाहु माने भुजा। सबके नाम में ही परिभाषा है। ठीक है, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, बाहु मतलब भुजा। तो दिमाग में आ गया कि जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, उसका फिगर बना देते हैं। समबाहु ए बी सी, यानी इसका जितना लंबाई होगा इसका भी उतना ही लंबाई होगा, इसका भी। मान लेते हैं इसका लंबाई अगर ए है तो इसका भी लंबाई ए होगा, इसका भी लंबाई, तीनों बराबर होगा। यानी ए बी किसके बराबर होगा? बीसी के। आई किसके बराबर होगा? तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा।
ठीक है। अगर ये वाला 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, ये भी। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10, ये भी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, उसे कहा जाता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज तीनों बराबर होगा। अगर एक का लंबाई जितना होगा तीनों का लंबाई उतना ही, इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर कह सकते हैं कि तीनों आपस में, क्योंकि सबका लंबाई कितना है देख लो, ए ए ए ए। अब एक जगह पर क्वेश्चन में दे देगा 4 5 6 7 जितना, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। बना लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। चलो दूसरा लिखो, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, बाह। तो त्रिभुज में बाह होगा तो भुजा होगा। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में, लिख लो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा। सबके नाम में परिभाषा है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। समद्विबाहु, बताओ कौन कौन बराबर लग रहा है देखने से? PQ हाँ, PQ का लंबाई और PR का लंबाई लग रहा है देखने से कि बराबर है। ठीक है, यानी अगर इसका लंबाई ये होगा तो इसका भी लंबाई, ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? ठीक है, देखो ये लग रहा है कि इसके बराबर है, ये वाला लग रहा है। तो PQ बराबर है PR के, इसमें PQ किसके बराबर है? तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में केवल दो, उसमें तीनों बराबर होना चाहिए। समबाहु में तीनों बराबर होगा तब समबाहु कहलाएगा। समबाहु में तीनों भुजा बराबर हो गए आपस में तब कहलाएगा समबाहु। ठीक है, तीनों बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु में केवल दो, कोई दो, ये भी दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी हम इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लो D E कह देगा कि ये दोनों बराबर है तो ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं आपस में, ऐसा चिन्ह अगर कहीं दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई संबंध बतलाता है। ठीक है, मान लो एक त्रिभुज का फिगर ऐसे बना करके ऐसे 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 कर दे, इसका मतलब जानते हो तीनों भुजा आपस में। अगर मान लो कोण बना के ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे कर दिया, इसका मतलब देखो तीनों में क्या है, कुछ समानता है तो बतलाता है कि तीनों कोण आपस में बराबर। क्योंकि रेखा गणित है तो रेखा को ही तो समझना है कि रेखा क्या कहना चाह रहा है। तो ये बताना चाह रहा है कि दोनों में कोई ना कोई संबंध है। तब रेखा में किस तरह का संबंध होता है? का कोण होता है, ये रेखा का लंबाई होता है, तो लंबाई बराबर होगा। ठीक है, तो ये बताता है कि दोनों आपस में बराबर, ये बता रहा है कि दोनों आपस में, ये बता रहा है तीनों आपस में बराबर।
ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब तीसरा लिखो, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्क्लेन ट्रायंगल होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब कोई सम नहीं, अलग अलग। विषम, बी सम का उल्टा विषम होता है। अगर हिंदी में थोड़ा बहुत तुमको जानकारी हो तो सम का विषम, तो सम माने बराबर, विषम माने बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो भाई अलग अलग क्या होगा त्रिभुज में? भुजा के आधार पर पढ़े तो भुजा ना होगा अलग अलग। तो लिख लो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। अगर इसका लंबाई a होगा, इसका b होगा, इसका c, तो कहाँ तीनों बराबर है? देखो तीनों बराबर है। मान लो एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, ऐसे इस तरह से रहेगा। अलग अलग तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग, तो तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग तो विषमबाहु। 2 का बराबर तो समद्विबाहु, तीनों का बराबर तो समबाहु। अगर तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, अगर 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा में से कोई बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहा जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। आ गया समझ में? तो ये हो गया। फिगर बना लो, तीनों अलग अलग है, तीनों भुजा क्या है? अलग अलग है। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि सर आकर के 4:30 बजे पानी छिड़ी कर चले जाते हैं। पानी काहे लिए छिड़कते हैं ना? ताकि बहाते समय दर्द हाँ जी, चलो नाश्ता कर नहीं बनाई। ठीक है, तो आ रहे हो जो पहले यार ईमानदारी से बाहर दो, कि हम कभी नहीं बाहर रहता, बाहर देते हैं। लड़का में कोई पहले आ जाए तो बाहर दे, और पहले देते नहीं सवाल को। कोई लड़का आ रहा है तो उसे कहो जो नहीं बाहर आया है। हाँ तो जलता है 6 बजे, 6:30 बजे। जब ये वो क्वेश्चन लिखवा देता हूँ तो चालू रुका, इसीलिए कह रहे 10 बजे कर दीजिए, बढ़िया सोने को मिलेगा। तो बायोलॉजी का किताब तुम वही लगाओ, उगा रही बायोलॉजी की किताब दो। जो पहले आ जाए ईमानदारी से बाहर दो। साल भर में तुम लोग 2 बार आएगा पानी। 80-90 लड़के हैं, जोड़ दो, 3 महीना पार होगा। अब 4-5 महीने सरकार लॉकडाउन लगा दो, ये बात ना है। चलो जी, कहाँ तक हो गए थे बता दो। आर्थ्रोपोडा हो गया था। आर्थ्रोपोडा में 9 लाख जातियां आती हैं। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है।
ये जंतु जगत का सबसे, इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी हम कीट पतंग देखते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थो। तुम्हारा वो गिरौना फतिंगा जो सब धान गेहूं में सब नहीं उड़ता है, हरा हरा वाला, वो सब किसमें आएगा? तुम्हारा एंगूर झेंगूर ये सब किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा में आएगा। अभी नहीं उतना ही लिखवा दिया, उतना ये तो बता दिया गया, ठीक है, उतना उदाहरण याद हो जाएगा, समझ जाएंगे कि कौन आएगा आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का होगा तो उसका एक उपांग होगा। जैसे झेंगूर में तो मूछ निकला होता है, ऐसे मूछ हिलाता है, तो क्या है? उपांग हो गया। सातवां लिखो मोलस्का। ये भी बड़ा प्यारा संघ है। जितना हम लोग समुद्री सीप मोती सब देखते हैं ना, सब हमारे किसमें आते हैं? मोलस्का में आते हैं। मोलस्का का खास पहचान है इसके चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होगा, और बाकी जीव का शरीर उसी आवरण में है। जैसे देखते हो घेंघा, घेंघा कहते हो, क्या कहते हो? वो नहीं होता है, वो देखो पूरा बाहर से क्या होता है, और उसका असली जीव कहाँ रहता है? ठीक है, वो भी पकड़ता है बड़ा जोर से। सीप सीधुआ देखते हैं, बालू वालू में कभी आ जाता है, तो सब क्या होता है? वो तो मरा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि जब बालू का खनन होता है उस समय खाते समय आधा भाग अलग कर देता है सब, तो आधा टुकड़ा मिलता है, नहीं तो बीच में बालू या माटी भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जीव क्या करता है? अपना शरीर त्याग देता है, और केवल बच जाता है क्या? वही हार्ड आवरण। ये मोलस्का जितना भी है ना, जितना भी हम लोग बालू में छोटे छोटे शंख के रूप में देखते हैं, वो जीव होता है, सब क्या है? जीव है, मोलस्का का है, क्या है? इसमें बड़ा प्यारा जीव होता है। देखो संघ मोलस्का, फाइलम मोलस्का। संघ मोलस्का के अंतर्गत लगभग 60,000 जातियों के जंतु आते हैं। संघ मोलस्का के अंतर्गत, संघ मोलस्का के अंतर्गत लगभग 60,000 जातियों के जंतु आते हैं। संघ मोलस्का के अंतर्गत लगभग 60,000 जातियों के जंतु आते हैं। 60,000 जातियों के जंतु आते हैं। ये भी कुछ बड़ा है, 60,000 जातियों के जंतु आते हैं। लक्षण लिखो। अच्छा सर, जरूर जरूर, बड़ा सुंदर मिला हुआ है। इस संघ के, उसी में देखो, इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल होता है। इस संघ के जंतुओं का शरीर कोमल होता है, इसी कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इसी कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इसी कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। कभी सुनो इतना बड़ा मस्का लगा होता है, मस्का, हाँ? यानी मस्का आदमी कौन लगाते हैं? जब काम लेना होता है किसी से तो क्या करते हैं? मस्का लगाते हैं, ठीक है। अब मस्का लगाने से व्यक्ति क्या हो जाता है? एकदम मुलायम कोमल हो जाता है, यानी तुम्हारे बातों में क्या होता है? पिघल जाता है। अब जैसे रोटी के ऊपर बटर लगा दो, क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर क्या कर दो? मस्का लगा दो। मस्का लगाने कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और बेचारी देखो, मोलस्का कोमल, कोमल, उसमें कोमल आ गया, हम मस्का लगा दो, क्या होगा? मोलस्का। तो बेचारा क्या, उसका शरीर बड़ी क्या होता है? कोमल होता है।
इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है, ठीक है। तो उसको अगर क्या करें, उस कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से बाहर निकालें तो बेचारा मर जाएगा, यानी कि वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने शरीर को कहाँ छुपा के रखता है, एक हार्ड आवरण के अंदर, ठीक है। अगर हार्ड आवरण के अंदर न छिपा के रखे तो क्या होगा, कहीं भी घर्षण करके, कहीं भी क्या करके, रगड़ करके हो सकता है शरीर क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, क्योंकि कोमल होगा, ठीक है। इसलिए रहते हैं एक आध को कभी विदेशी आ जाता है, कभी इतने गोरे गोरे क्या होते हैं लड़के लड़कियां, लगता है कि उनको सुई से खाली को हो जाए तो क्या हो जाएगा, खून बाहर आने लगेगा, इतना सब होता है। उसी तरह से वो कोमल होता है, उसका शरीर क्या होता है, कोमल। और उसी के कारण उसको क्या कहता है, मोलस्का। कैसे कोमल पर हम मस्का लगा देंगे, कोमल पर क्या हो जाएगा, वहीं से मोलस्का, कोमल, मल वहां से ले लिया, मस्का मार दिया, क्या हो गया, मोलस्का। देखो लक्षण में, मुख्य लक्षण में देखो, मुख्य लक्षण में एक नंबर देते हैं, इस संघ के जंतु समुद्र, इस संघ के जंतु समुद्र, कौमा मीठे जल, मीठे जल, मीठा जल कहाँ होता है, नदी का, नहर में, तालाब में, झरनों में, सब क्या होगा, नदी को। इस संघ के जंतु समुद्र कौमा मीठे जल या स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। दो नंबर, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय, त्रिस्तरीय, इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय सममित, द्विपार्श्वीय सममित, द्विपार्श्वीय सममित तथा कोमल शरीर वाले होते हैं। इस संघ के जंतु बहुकोशिकीय, त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय सममित, द्विपार्श्वीय सममित तथा कोमल शरीर वाले होते हैं, कोमल शरीर वाले होते। तीन नंबर, ये अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा नहीं, अपने शरीर की रक्षा के लिए, इनके शरीर, इनके शरीर की रक्षा के लिए, इनके शरीर की रक्षा के लिए इनके शरीर की रक्षा के लिए शरीर के अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर, शरीर के अंदर या बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है। अगला नंबर,
इनमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। 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 हम लोगों में कैसा है बंद, क्योंकि ये क्या होता है कि नली में जाता है ना पैक होके, और उन लोगों में क्या है ऐसे ही पूरे शरीर में बह रहा है, इधर इधर पूरे शरीर में। इनमें क्या होता है खुला रक्त परिसंचरण। अगला नंबर, इनमें श्वसन, इनमें श्वसन क्लोम, इनमें श्वसन क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होता है। इनमें श्वसन क्लोम गलफड़ या फुफ्फुस द्वारा होता है। इनमें हार नाल पूर्ण विकसित होता है। अगला, इनमें हार नाल पूर्ण विकसित होता है। इनमें हार नाल पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, अब इसमें एक नया बढ़ गया, इसमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तंत्रिका तंत्र यानी दिमाग जैसी, इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। अगला, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। ये प्रायः एक लिंगी होते हैं। जैसे घोंघा, घोंघा। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम जानते हो क्या है? पाइला। कॉमा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। सीपिया, ऑक्टोपस, सीपिया, सी, सीपिया, सीप। समुद्री खरहा, समुद्री खरहा। इत्यादि, इत्यादि। अगला देखो, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के अंतर्गत, इस संघ के अंतर्गत इस संघ के अंतर्गत लगभग 6000 जीवित, इस संघ के अंतर्गत लगभग 6000 जीवित एवं 20,000 लुप्तों के आते हैं। 20,000 लुप्त, लुप्त मतलब वो विलुप्त हो गए, मर गए हैं, अब नहीं है, लुप्त जातियों के जंतु आते हैं।
100,000 जीवित एवं 20,000 लुप्त जातियों के जंतु आते हैं। इस संघ के जीवों के शरीर पर, इस संघ के जीवों के शरीर पर, इस संघ के जीवों के शरीर पर कंटिकाएं पाई जाती है। कंटिकाएं माने कांटी जैसा कांटा निकला हुआ, कंटिकाएं पाई जाती है। इसी कारण इन्हें एकाइनोडर्मस कहा जाता है। इसी कारण इन्हें इकाइनोडर्मस कहा जाता है। इकाइनोडर्मस। इकाइनोडर्मस। बायोलॉजी में डर्म का मतलब, डर्मस का मतलब त्वचा होता है ना, डर्मिस। जैसे डर्मिकुल क्या है, त्वचा को कूल, पाउडर लगा त्वचा को क्या करेगा, कूल करेगा, तो डर्मिकुल। डर्मिस शब्द त्वचा के लिए, इकाइनोडर्मेटा, डर्म उसमें आ रहा है ना। इकाइनो का मतलब होता है कि कांटा जैसा क्या निकला होगा, रचना निकला। इसी कारण से कहा जाता है इकाइनोडर्मस, इकाइनोडर्मेटा। लक्षण लिखो। लक्षण इस संघ के सभी सदस्य, इस संघ के सभी सदस्य मुक्त जीवी एवं समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य मुक्त जीवी, मुक्त का मतलब फ्री, स्वतंत्र, मुक्त जीवी एवं समुद्री होते हैं। दो नंबर, ये बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय एवं असममित हो। ध्यान देना, असममित ही हो, रेडियल ना सिमेट्रिक, असममित होते हैं। तीन नंबर, इन जंतुओं की त्वचा कांटों से ढकी होती है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से ढकी होती है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से ढकी होती है। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से ढकी होती है। अगला नंबर, इस संघ के जंतुओं में एक खास प्रकार का, इस संघ के जंतुओं में खास प्रकार का इन जंतुओं के शरीर में, क्या बोले, इस संघ के जंतुओं में खास प्रकार का
जल संवहन तंत्र पाया जाता है। खास करना सुनेगा, खास प्रकार का जल संवहन तंत्र पाया जाता है। खास प्रकार का जल संवहन तंत्र पाया जाता है। जिसकी मदद से जिसकी मदद से जिसकी मदद से वे प्रचलन जिसकी मदद से वे प्रचलन मतलब चलते हैं, कौमा भोजन ग्रहण कौमा उत्सर्जन एवं श्वसन की क्रिया करते हैं अगला, इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। जैसे में लिख लो, तारा मछली, स्टार फिश, तारा मछली, सी आर्चिन, सी आर्चिन, सी आर्चिन, सी आर्चिन, कौमा समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, कौमा एंटीडोन, 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 कौमा ब्रिटल स्टार, कौमा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, ये सभी गाइनोडर्मेटा में आते हैं। इनके शरीर पर कांटा नुमा रचना होता है। इनमें खास क्या होता है? कौन ऑनलाइन है जी? ऑनलाइन कौन है? चलो, संघ हेमिकार्डेटा, संघ हेमिकार्डेटा, संघ हेमिकार्डेटा, संघ हेमिकार्डेटा, लक्षण लिखो। देखो, ये कृमि रूपी समुद्री जंतु है। 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 दूसरा लिखो, ये रेत में सुरंग बनाकर रहते हैं।
ये रेत में सुरंग बनाकर रहते हैं। ये रेत में सुरंग बनाकर रहते हैं। अगला, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्वीय सममित होते हैं। एवं द्विपार्श्वीय सममित होते हैं। द्विपार्श्वीय सममित होते हैं। अगला, इनका शरीर कोमल, इनका शरीर कोमल, सुंड, सुंड है ना, सुंड निकल बा तो सुंड, कॉलर, सुंड कॉलर तथा धड़ में विभाजित रहता है। धड़ में विभाजित रहता है। सुंड मतलब शीर्ष में होगा, कॉलर कहाँ होगा, यही बीच वाला भाग धड़, थोड़े काट देंगे नीचे वाला। तब इनका शरीर कोमल, इनका शरीर सुंड मतलब सुंड होता है। कॉलर मतलब गर्दन वक्ष के आसपास का भाग, थड़ नीचे वाला भाग में विभाजित होता है। अगला नंबर, इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। बंद मतलब उसमें नस जैसा पतली पतली क्या होंगी, रक्तवाहिनियां होंगी, तभी तो बंद कह रहा है, नहीं तो खुला कहता। जिस तरह से हम लोग में नस है, उसी तरह से हम लोग में भी पतला पतला, उसी में रक्त क्या होगा, बहेगा, तो उसी को बंद कहा जाता है। इसमें रक्त परिसंचरण क्या होगा, बंद होगा। अगला नंबर, ये एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। ये एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। ये एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। जैसे लिखना ही पड़ेगा। एलेनोक्लोसस, एलेनोक्लोसस, ठीक है। इसके बाद है साइकोग्लोसस, साइकोग्लोसस, एलेनोग्लोसस कॉमा साइकोग्लोसस, कॉमा रेप्डोप्लूरा, रेप्डो आधा प आधा प, रेप्डोप्लूरा, रेप्डोप्लूरा, रेप्डोप्लूरा इत्यादि से काम चलाओ ना।
रेप्टोप्लूरा, रेप्टोप्लूरा, रेप्टोप्लूरा। 10वां और अंतिम लिखो संघ कार्डेटा, संघ कार्डेटा, संघ कार्डेटा। लक्षण लिखो 1 नंबर से। इस संघ के अंतर्गत पृष्ठ रज्जु रखने वाले, इस संघ के अंतर्गत पृष्ठ रज्जु रखने वाले, पृष्ठ रज्जु रखने वाले जंतु आते हैं। क्योंकि कार्डेटा का मतलब ही होता है क्या, रज्जु। जैसे हम लोग में क्या है, मेरु रज्जु है ना, इसी तरह से के पीठ में रज्जु पाया जाएगा, हड्डियां पाई जाएंगी। इसके अंतर्गत पृष्ठ रज्जु रखने वाले 2 नंबर, ये विभिन्न आवासों में रहने वाले जंतु होते हैं। ये विभिन्न आवासों में मतलब जल, स्थल, वायु, कहीं भी रह सकते हैं। ये विभिन्न स्थानों में रहने वाले जंतु होते हैं। ये विभिन्न स्थानों में रहने वाले जंतु होते हैं। विभिन्न स्थान कहीं भी रह सकता है, जल में, स्थल पर, हवा में। अगला इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। इनमें रक्त परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। अगला, इनके लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनके लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनके लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला, ये बहुकोशिकीय, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय, ये बहुकोशिकीय त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित होते हैं। जैसे हर्डमेनिया, 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 कौमा, पाइरोसोमा, 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 कौमा, सैल्पा, कौमा सैल्पा। बस
ठीक है, और कल भर के लिए है चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, चलो ये का मोबाइल बा हाँ कहाँ पटना तुम ऑफलाइन आ जाना।